नाज़रीन, इसराइल के बड़े शहरों हाइफा, सफेद और तिब्रियात समेत पूरे नॉर्थ के अंदर हाई टेक मिसाइलों के साथ हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद में इसराइल की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर इसराइली मरकावा टैंक्स और उनके बुलडोजर्स को तबाह किया जा रहा है। पहले गजा इसराइली मरकावा टैंक्स का कब्रिस्तान बना और अब लेबनान की सरजमीन इसराइली टैंकों का कब्रिस्तान बन रही है। लेबनान के वो बहादुर अवाम जिन्होंने 2006 के अंदर इसराइल को शिकस्त से दो चार किया और 80s के अंदर जब इसराइल वहां पर दाखिल हुआ और कब्जा करने की कोशिश की तो तब भी इबरतनाक शिकस्त के साथ इसराइल को वहां से धकेला गया। तो अब एक फेटफुल और फाइनल बैटल के अंदर जो है वो ये जंग दाखिल हो चुकी है और ये लेबनीज की अपनी सुवेरेनिटी और सर्वाइवल का सवाल बन गया है कि इसराइल कहता है कि वो लेबनान को ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल कर लेगा और यहाँ के लोगों को भी महकूम बना लेगा। तो बड़ी एरोगेंस के साथ इसराइल एक बार फिर लेबनान में उतर चुका है, जिसमें मगरबी मुल्कों, नेटो, अमेरिका, तमाम मुल्कों की सपोर्ट इस वक्त इसराइल को हासिल है। और ये तमाम ममालिक मगरब के अपने जो कॉलोनियल तजर्बे हैं वो इसराइल के जरिए यहाँ पर करना चाहते हैं और न्यू मिडल ईस्ट की वो कहते हैं जी हम बुनियाद रख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों की आज़ादी, अपने तशख़्ख़ुस के लिए और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ये सबसे बड़ी बैटल है जिसको वो लड़ रहे हैं। अगर ये न्यू मिडल ईस्ट नेटो और इसराइल और इसके इत्तेहादियों के तहत बना तो फिर यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन कर दी जाएंगी, लेकिन अगर ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मुताबिक न्यू मिडल ईस्ट बना तो फिर यहाँ के रहने वालों को एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। और फिर यही जंग अल्टीमेटली इस्लामी दुनिया का जो आलमी सतह पर जवाल है उसके उरूज में भी किरदार अदा करेगी। आप देखिए 57 इस्लामी मुल्कों में किसी एक के पास वीटो पावर नहीं है। तो क्यों नहीं है उनके पास वीटो पावर? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमीज है, इनके बगैर दुनिया चल नहीं सकती है। ऑयल और गैस और दुनिया के तमाम ज़खायर इनके मुल्कों से निकलते हैं। आज जो इलेक्ट्रिक बैटरीज और इलेक्ट्रिक कारें और जो इनकलाब आ रहा है, कहाँ से वो धातें निकल रही हैं? आप देख लें, इंडोनेशिया सबसे बड़ा एक सप्लायर है उस हवाले से। तो दुनिया इनके बगैर नहीं चल सकती है, लेकिन इनका एक भी वीटो पावर नहीं है। तो जो आलमी सतह पर इस्लामी दुनिया का जवाल है उसमें भी ये जंग बहुत कलीदी किरदार अदा करेगी, क्योंकि जिन्होंने इस्लामी दुनिया को जवाल में धकेल रखा है उनकी अगर यहाँ पर शिकस्त हो जाएगी तो फिर जाहिर बात है ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर जो ऑर्डर है वो सारे का सारा गिर जाएगा। तो इसलिए ये लड़ाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दरमियान अमरीकी फ़्लाइट्स भी इसराइल के लिए कैंसिल हो चुकी हैं और बड़ी खबर नाज़रीन ये सामने आ रही है कि चाइनीज़ लेज़र जो ड्रोन्स को गिराने के लिए इस्तेमाल होती है वो ईरान पहुंचा दी गई है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर 5 बड़े मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन और तुर्की शामिल है। इनफैक्ट वो एक एक मुल्क में इस बड़ी जंग शुरू होने से पहले जा रहे हैं और अपनी पोजीशन वहां पर क्लियर कर रहे हैं और एक अलायंस है जो यहां पर बनाया जा रहा है। एक बहुत खुशाइन प्रोग्रेस है जो यहां पर हो रही है। इस बारे में भी आपको बताएंगे। इराक के जो ताज़ा तरीन हमले हैं वो भी जारी हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज 16 अक्टूबर बरोज बुध हिजबुल्लाह के मैसिव हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें सफ़ेद से लेकर तिब्रियात से लेकर हाइफा तक बड़े हमले और हाईटेक मिसाइलों के साथ ये हमले किए जा रहे हैं। जैसे कल हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अब इसराइल को हर्ट करने का वक्त आ गया है, तो अब उसकी एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिल रही है। जहां जहां पर ये मिसाइल गिर रहे हैं वहां वहां पर इसराइल की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, इसराइल की बेसिस अंडर अटैक आ गई हैं और ये मिसाइल इसराइल के तमाम जो एयर डिफेंस है उसको पेनिट्रेट करते हुए जाकर गिर रहे हैं। जो रेशो है पेनिट्रेशन की और आगे डायरेक्ट हिट करने की वो कई गुना बढ़ चुकी है पिछले 72 घंटों से, जब से ये क्वालिटेटिव मिशंस का आगाज हुआ है और गुलानी ब्रिगेड की बेस हाइफा पर अटैक हुआ है। उसके बाद ये जो रेशो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी ताज़ा तरीन हमलों की कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो। बहुत बड़ा हमला सफ़ेद के ऊपर किया गया है और एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, रात को जब सेटलर्स सोए हुए थे उस वक्त हिजबुल्लाह ने क्या काम किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। जरा देखिए, वी फायर्ड अ लार्ज बराज ऑफ रॉकेट्स एट द ऑक्युपाइड सिटी ऑफ सफेद। यहां पर कोई इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहां पर ऑक्युपाइड टेरिटरीज इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम भी इसमें ज़्यादा कोशिश यही करते हैं, लेकिन कहीं समझाने के लिए तो ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन, ऑक्युपाइड टेरिटरीज, ऑक्युपाइड सफ़ेद, ये इस तरह के लफ्ज़ तमाम मिडल ईस्ट का मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। रॉकेट्स इंपैक्ट इन सफ़ेद रिजल्टेड इन इंजरीज। ठीक है, इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि जो रॉकेट्स गिरे हैं इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक
वहां पर जानी नुकसान हुआ है। रॉकेट्स हैज इंपैक्टेड बिल्डिंग्स इन सफेद, बराह रास्त बिल्डिंग्स को जाकर रॉकेट्स टकराए हैं। फिर इजरायली मीडिया बता रहा है अराउंड 50 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स सफेद। इजरायली मीडिया के कैलकुलेशन के मुताबिक कम से कम 50 रॉकेट्स हैं जो सिर्फ सफेद सिटी को जाकर उन्होंने हिट किया है। अभी इसमें जो सफेद में जो मिलिट्री साइट्स हैं वो वाले रॉकेट शामिल नहीं है, वो अलग से हैं। ये 50 वो हैं जो सफेद सिटी को जाकर टकराए हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को, और वहां पर कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। और ये बात ज़हन में रखें कि अभी तक स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इजराइल की कायम है और कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि जहां पर भी मिसाइल गिरे उसकी वीडियो नहीं बनानी है और उसको शेयर नहीं करना है। तो इस स्ट्रिक्ट तरीन सेंसरशिप के बावजूद उनकी जो कैजुअलिटीज हैं वो बहरहाल दुनिया के सामने आ रही हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह आर फाइटर्स टारगेटेड द नफ्ताली बेस नियर ऑक्युपाइड सफेद विद लार्ज मिसाइल साल्वो। इसी सफेद के पास एक नफ्ताली बेस है उनकी, इसको भी हिजबुल्लाह बता रही है कि हमने कामयाबी के साथ हिट किया है। और शूटिंग इन द अपर गलीली हाइफा एंड हाइफा बे कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे। ये इजरायली मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि हाइफा सिटी और वो पूरा डिस्ट्रिक्ट और हाइफा बे जो कि पोर्ट एरिया है, वो कह रहे पूरा दिन, अब जो आधे से ज्यादा दिन गुजर गया है, जो हमलों का सिलसिला है वो जारी है। यानी सुबह से शुरू होने वाले हमले थ्रू आउट द डे अभी तक कंटिन्यू हैं, अभी तक ये जारी हैं, जिसमें सिटीज को, हाइफा सिटी को और मिलिट्री साइट्स को, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइफा बे जो पोर्ट एरिया है उसको कामयाबी के साथ और कंटिन्यूअसली जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। 20 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान, सम ऑफ व्हिच फेल एट द गुलानी जंक्शन वेस्ट ऑफ तिब्रियास। यही तो बड़े शहर है, हाइफा, सफेद, तिब्रियास, तो तमाम के तमाम अंडर अटैक आ चुके हैं। बाकी तो पूरे का पूरा नॉर्थ वो तो रूटीन में अंडर अटैक रहता है, लेकिन ये वो एरियाज हैं जहां से सप्लाई लाइन जाती है, जहां पर उनके हसास मिलिट्री साइट्स हैं, जहां पर मतलब उनकी सेटलर्स सबसे ज्यादा आबाद हैं। देखें ये जो बड़े सिटीज होते हैं ना, ये जंग में अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि सप्लाई लाइन यहीं से जाती है। तो अगर इनको अटैक होना शुरू हो जाए तो वो किसी भी आर्मी के लिए सबसे बड़ा मसला बन सकता है। तो सफेद, तिब्रियास एंड हाइफा, तो ये तमाम अंडर अटैक इस वक्त आए हुए हैं और 10-10, 20-20 रॉकेट्स आगे जाकर बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई टेक वेपन्स है जो उनके एयर डिफेंस को चीरते हुए आगे जाकर मिलिट्री साइट्स को भी हिट करते हैं और बाकी सिटीज को भी और जाने नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गुलान हाइट्स के ऊपर भी हमला हुआ है। आर फाइटर्स टारगेटेड द अल ज़ौरा कंपाउंड विद अ रॉकेट साल्वो। ज़ौरा कंपाउंड मिलिट्री साइट है, उसको कामयाबी के साथ हिट किया गया है। अ शॉर्ट व्हाइल अगो सायरन साउंडेड इन इजरायली आर्मी बेसेस इन द रीजन ड्यू टू द एंट्री ऑफ ड्रोन्स। ये गुलान रीजनल काउंसिल का हेड बता रहा है कि तमाम जो बेसेस हैं जो गुलान हाइट्स के ऊपर मौजूद हैं वहां पर सायरन्स बजे हैं क्योंकि अभी अभी ड्रोन्स दाखिल हुए हैं। ड्यू टू द एंट्री ऑफ ड्रोन्स, जो गुलान रीजनल काउंसिल है उसका हेड कंफर्म कर रहा है कि तमाम के तमाम बेसेस के ऊपर इस वक्त सायरन्स बज रहे हैं। फिर गलीली मेडिकल सेंटर क्या रिपोर्ट कर रहा है? 11 इंजरीज अराइव्ड एट द सेंटर एज अ रिजल्ट ऑफ द मिसाइल अटैक फ्रॉम लेबनान। उनके एक मेडिकल सेंटर के ऊपर अभी अभी 11 इंजरीज लाई गई हैं। 11 एक सेंटर के ऊपर। यह सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं, इजरायली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है कि एक हॉस्पिटल में। तो ये कैसे, क्या मतलब, ये कैसे जख्मी हो रहे हैं? ये हिजबुल्लाह ही जख्मी उनको कर रही है ना, कि आपस में लड़कर जख्मी हो रहे हैं। तो एक एक हॉस्पिटल की यही सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन, इजरायली मीडिया एक और वाकये को आज रिपोर्ट कर रहा है। इस मंडे को 2 दिन पहले 6 गुलानी ब्रिगेड्स के सोल्जर्स को जो है वो मारा गया। ये आज इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि इजरायली सेटलर जब सोए हुए थे आज, मतलब सुबह के वक्त, मतलब मिडनाइट से आगे आ जाएं और मतलब सुबह से थोड़ा सा पहले, तो क्या हुआ कि उस वक्त हिजबुल्लाह ने अनयूजुअल अटैक कर दिया। मतलब उस वक्त हिजबुल्लाह अटैक नहीं करते, लेकिन उस वक्त जब इजरायली सेटलर सोए हुए हैं, एक तो मतलब जो गुज़श्ता दिन गुजरा है मंगल का दिन, थ्रू आउट द डे आपने देखा कि हमले होते रहे और इजरायली सेटलर जो है वो इस तरह शेल्टर्स के अंदर भाग रहे हैं। वो दिन में उनका यही काम रहता है। अब जब वो रात को सोए हैं तो मिडनाइट के बाद हिजबुल्लाह ने अनयूजुअल अटैक कर दिया और उस दरमियान फिर लाखों इजरायली सेटलर्स को जनाब शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ा। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ है। आज तक अरबों की जंगें हुई, जितना कुछ भी हुआ इन 75 सालों के अंदर, कभी इजरायली सेटलर्स को ये रियलिटी फेस नहीं करना पड़ी कि उनकी कारोबार तबाह हो जाए,
ان کا باقی پوری جو ایکٹیویٹی آف لائف ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے، اور سارا دن وہ شیلٹرز کی طرف بھاگتے رہیں، اور رات کو جب وہ سوئیں، اور اس میں سے کتنے لاکھ تو ڈسپلیس ہوئے ہیں، اور رات کو جب جا کر وہ سوئیں تو رات کو بھی اٹیک ہو جائے اور ان کو وہ سب چھوڑ کر شیلٹرز کی طرف بھاگنا پڑے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اسرائیلیوں نے کبھی فیس نہیں کی ہے۔ یہ 15-20 دن اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو مطلب ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے اس کو نیتن یاہو کنٹینیو رکھ سکے گا، کیونکہ اس کی کیلکولیشن کچھ اور تھی جو فیل ہو گئی ہیں۔ تو جب فیل ہو جاتی ہیں کیلکولیشنز تو پھر اس کا برا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نیتن یاہو کی کیلکولیشنز کے مطابق حزب اللہ کی فضائی پاور ابھی تک تباہ ہو جانا تھی، تو اسرائیلی سیٹلرز کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا، اور اب ساری دنیا اس بات کو ماننے پر تیار ہے کہ حزب اللہ کو ودن منتھ اور ودن فیو منتھس ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ فار ایئرز لڑ سکتی ہے، فار ایئرز۔ تو اسرائیلی سیٹلرز کیسے برداشت کریں گے کہ سارے دن وہ شیلٹرز کی طرف بھاگتے رہیں اور رات کو جب وہ سونے جائیں تو پھر بھی وہ شیلٹرز کی طرف بھاگیں؟ ایسے کیسے چلے گا؟ اسرائیلی میڈیا: unusual and late timing of rocket fire forcing tens of thousands of settlers to go to shelters. Tens of thousands of Israeli settlers pushing them to shelters. ٹھیک ہے، یہ ان کی اس وقت جو وہ حالت رہ گئی، اس طرح چل نہیں سکتا ہے۔ کیلکولیشن الٹ ہو گئی ہے نا۔ اگر نیتن یاہو کی کیلکولیشن کے مطابق معاملہ جاتا تو پھر کچھ اور تھا کہ لڑائی صرف لیبنیز ٹیریٹری تک محدود ہو جاتی، صرف بارڈر ایریاز تک محدود ہو جاتی۔ یہاں پر اسرائیل میں سب نارمل چلتا رہتا، تل اویو کھلا ہوتا، حیفا کھلا ہوتا، تجارت ہو رہی ہوتی، بزنس ایکٹیویٹیز، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، اور سیٹلرز اپنا چلا رہے ہوتے جس طرح 2006 میں تھا یا باقی جنگوں میں، ان کو تو فرق نہیں پڑا۔ لیکن 1 سال سے زیادہ اس جنگ کو ہو چکا ہے، اور ابھی اتنا لمبا یہ جنگ چلے گی، یہ بالکل سینس لیس چیز ہے، اس طرح سے معاملہ چلے گا نہیں۔ اچھا آگے ناظرین دیکھیں تو ایک اور ہرمیز 450 ڈرون جو ہے وہ حزب اللہ نے مار گرایا ہے۔ حزب اللہ ڈاؤنز 2 ہرمیز 450 ڈرونز destroys 4 IF vehicles in one go۔ 4 وہیکلز کو تباہ کیا ہے اور 2 ڈرونز کو گرایا ہے in one go۔ یہ اس وقت رپورٹ کیا جا رہا ہے، بہت بڑا آپریشن، 2 ہرمیز 450 ڈرونز اور 4 IF وہیکلز کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلے تو اگر گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں، لیبنان بارڈر پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ 5ویں بریگیڈ کل سے جوائن کر چکی ہے، آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کی 70% پار جو ہے وہ ساری کی ساری لیبنان پر لگا دی گئی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے آفیشلی لیبنان کو فرسٹ فرنٹ بھی ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی ان کی جانب سے غزہ کو اب سیکنڈ فرنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیبنان کو فرسٹ فرنٹ، اور ان کی ساری اٹینشنز اور سارے وسائل، سارا اسلحہ سارا ادھر لگ رہا ہے اس وقت لیبنان کی طرف۔ لیکن جو پروگریس ہے وہ ابھی تک زیرو ہے۔ ابھی جہاں جہاں سے اسرائیلی فوج داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے وہاں سے ان کو ریزسٹنس کا سامنا ہے، اور ابھی تک تو وہ اندر بھی انٹر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جب وہ اندر انٹر ہوں گے پھر الگ لیول کی لڑائی ہے، کیونکہ اصل تو دنیا وہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جو لیبنان کے اندر لڑائی چھیڑنا تھی، یہ بارڈر والی تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو ابھی ایک یہ والا فیز ہے، پھر جب کل کو لیبنان کی اگر ٹیریٹری کے اندر تک جنگ پھیلتی ہے تو پھر وہ بالکل ڈیفرنٹ فیز ہوگا، اس میں پھر آپ کو حزب اللہ کی نئی پارس اور ان کی نئی صلاحیتیں اور نئے طرح کے آپریشنز آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ابھی بارڈر کے اوپر جو لڑائی جاری ہے اس میں بھی مکمل ان کو شکست کا سامنا ہے۔ ابھی جو ایک رمیہ کے علاقے میں، ابھی رمیہ کے علاقے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ 3 ملٹری بلڈوزرز اور مرکاوا ٹینکس تباہ کیے گئے ہیں۔ Our fighters targeted the Merkava tanks while they were trying to advance on the outskirts of the town of Ramiyah، کہ جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے with guided missiles which led to burning and crew being killed and wounded۔ وہ ٹینکس تباہ ہوئے، کریو مارا گیا اور زخمی ہوا۔ 3 bulldozers and Merkava tank on the outskirts of Ramiyah with guided missile which led to their burning and killing wounding of those inside them۔ تو یہ بلڈوزر اس لیے آگے آگے چلاتے ہیں کہ وہ راستے کو کلیئر کر سکیں یا گولیوں سے جنا ان کی پروٹیکشن کر سکیں۔ تو بہرحال وہ گائیڈڈ مثالوں کے ساتھ اور RPGs کے ساتھ ان بلڈوزرز کو بھی تباہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی کام وہاں پر چلنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں غزہ تو ایک میدانی علاقہ تھا، وہ ان سے فتح نہیں ہوا، تو یہ جنگلات اور پہاڑ اور اتنا مشکل ترین وہ جیوگرافی ہے، اور پھر وہ حزب اللہ ہے، پھر وہ کوئی مقبوضہ علاقہ نہیں ہے، وہ ایک پورا ملک ہے جہاں پر ویگنر گروپ ہے، جہاں پر ایران ہے، اور پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ کیا وہاں پر ترکی کی انٹیلیجنس وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ترکی اس وقت کمپلیٹلی لیبنان میں ایکٹیو ہے، اور پتہ نہیں کون کون سا ملک ایکٹیو ہے، اور شام تو آپ کو پتہ ہے وہ تو
یہ وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں قبضہ کریں گے. مطلب 1 سال سے زیادہ محاصرے کو ہو گیا ہے غزہ میں, اور یہ بات کہنا آسان ہے, یہ ایسا تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے کا 1 سال سے محاصرہ ہو اور وہ مطلب آکوپائی نہ ہو پا رہا ہو, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو مطلب اس کو تو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ 1 سال کے زیادہ عرصے میں ایک محاصرہ زدہ علاقے کو فتح نہیں کر سکے, تو یہ لیبنن, وہ پہاڑ اور غاریں اور جنگلات اور اتنی بڑی پار, لاکھوں جنگجو اور نہ ختم ہونے والی سپلائی لائن, اس کو جا کر یہ آکوپائی کریں گے. اب میں 3 ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں. انالیسز کیا ہو رہا ہے, شن بیت کا فارمر جو ہیڈ آف شن بیت کا فارمر ہیڈ کیا لکھ رہا ہے, حزب اللہ از اے اسٹرانگ آرگنائزڈ آرگنائزیشن ود an organized chain of command that is equipped, armed and trained. حزب اللہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہائیلی آرگنائزڈ ہے اور اس کا زبردست چین آف کمانڈ ہے, اور یہ equipped ہے, ہائیلی ٹرینڈ ہے اور آرمڈ ہے. The strike we carried out will not subdue حزب اللہ. ہم یہ جو بمباری کر رہے ہیں یہ حزب اللہ کو سبڈیو نہیں کرے گی, مطلب حزب اللہ کو سرنڈر نہیں کرے گی. If we hit the chain of command and control hard, even اگر ہم ان کی چین آف کمانڈ اور ان کے کنٹرول سینٹر کے اوپر بھی حملہ کر دیں, اٹ اسٹل ہیز اے گریٹ کیپیبلٹیز. اگر ہم یہ کر بھی دیں اس کے بعد بھی حزب اللہ کے پاس گریٹ کیپیبلٹیز ہوں گی, اور اس کے بعد بھی حزب اللہ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ شن بیت کا. اور یہ یاد رکھیں جب غزہ میں جینوسائیڈ جاری تھی تب بھی اسی طرح کے تجزیے آ رہے تھے کہ ایروگنس کے اندر ہم حملے تو کر رہے ہیں غزہ کے اوپر, ساری دنیا میں ایکسپرٹس یہ لکھ رہے تھے کہ ایروگنس کے اندر اسرائیل حملے تو کر رہا ہے, لیکن زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی پروگرس, کوئی فتح, کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ بمباری پہ بمباری کیے جا رہے ہیں, لیکن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ جیت پا رہے ہیں اور نہ آگے آنے والے دنوں کے اندر وہ جیت پائیں گے, کیونکہ یہ ایک سینس لیس جنگ ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل نے اس لیے یہ جنگ چھیڑی ہے, اس لیے یہ ایسکلیشن کی ہے, کیونکہ وہ سیز فائر نہیں کرنا چاہتا اور غزہ میں وہ قبضہ نہیں کر پا رہا, وہاں پر وہ سٹک ہو چکا ہے. تو اگر سیز فائر کرے گا تو حماس کی شرطوں کے اوپر کرنا پڑے گا, فلسطینی ریاست دینا پڑے گی مذاکرات کے ذریعے, تو وہ دینا نہیں چاہتا, اس لیے وہ آگے سے آگے جنگ کو پھیلا رہا ہے. اس وجہ سے نہیں پھیلا رہا کہ نتائج اس کے کنٹرول میں ہے اور وہ فاتح ہو کر آیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, چونکہ وہ شکست کھا چکا ہے اور سرنڈر بھی نہیں کرنا چاہتا اور سیز فائر بھی نہیں کرنا چاہتا, تو یہ اس لیے ہے. اس کے علاوہ اب دیکھیے اسرائیلی انٹیلیجنس چیف کیا کہہ رہا ہے, فارمر, amid the absence of throughout regarding the end of the campaign we stand before an endless war. چونکہ ہمارے پاس ایک کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس جنگ کو ہم اینڈ کس طرح سے کریں گے, ہم اس کو آخر میں کیا اچیو کریں گے, تو ہم کہیں گے کہ بس اب ختم ہوا. تو اس لیے یہ ایک اینڈ لیس وار ہے, کیونکہ یہ کوئی گول نہیں ہے کہ لیبنان کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور اس کو گریٹر اسرائیل بنا لیں گے, یہ تو کوئی گول نہ ہوا. اب وہ تو پرشینز بھی اٹھ کھڑے ہوں کہ یہ فلانا بھی ہمارا حصہ تھا تو ہم اس کو بھی لیں گے, یہ تو کوئی گول تو پریسائز ہوتا ہے. یعنی رشیا کا یوکرین میں کیا گول ہے کہ یوکرین جس دن کہہ دے کہ وہ نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا اس دن یہ لڑائی ختم ہو جائے گی. تو ایک پریسائز گول ہے نا, اور ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس, پولیٹیکل ایفرٹس. کوئی بھی جنگ جو ہوتی ہے نا ناظرین, وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل گولز کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی ہے. ہر جنگ کے پولیٹیکل گولز ہونے چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی جنگ پولیٹیکل جو ہے نا انگیجمنٹ اس کے ساتھ ہی اینڈ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی فتح یا شکست ہوتی ہے. آپ دیکھیے, آپ ورلڈ وار بھی اگر ہونا تو اس کے اختتام پر بھی آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا, پولیٹیکل انگیج کرنا پڑے گا. تو اگر کسی جنگ کے ساتھ پولیٹیکل پرپز نہیں جڑا ہوا تو وہ آپ جیت نہیں سکتے ہیں. تو یہاں پر تو کوئی پولیٹیکل پرپز نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی کلیئر گول ہی نہیں ہے. یہ ان کا آئی ایف چیف کہہ رہا ہے, یعنی انٹیلیجنس یعنی انٹیلیجنس ان کا چیف کہہ رہا ہے کہ یہ اینڈ لیس وار ہے, ہم یہ طویل مدتی جنگ میں پھنس گئے ہیں. That will lead to the resounding a strategic defeat that could destroy the relative advantage of Israel. جو کہ ہمیں لیڈ کرے گی toward a strategic defeat. strategic defeat ہماری ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ہم ایک لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے. 1 سال ہم نے اپنی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ لڑ لی ہے, اب اگر ہم مزید ایک لمبی جنگ میں جا رہے ہیں تو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوگی, ہم جیت نہیں سکتے ہیں. یہ ان کا. ابھی امریکہ کی جو ڈیلٹا ایئر لائن ہے انہوں نے بھی اپنی فلائٹس 2025 تک کینسل کر دی ہیں. کل یورپین ایئر لائنس کے حوالے سے خبر آئی, آج امریکہ نے یہ کینسل کر دیا. تو اسرائیل ٹوٹلی جو ہے وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے ان اتحادیوں سے جہاں پر وہ چوزن پیپل سمجھا جاتا تھا. تو آج اس کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان چوزن پیپلز کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم ان کو یہاں پر لائیں گے نہ ان کو وہاں پر بھیجیں گے, کوئی رابطہ ہم ان سے نہیں رکھنا چاہتے. اسی درمیان غزہ میں لڑائی جاری ہے.
रेजिस्टेंस फाइट कर रही है। जरा देखिए, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, एम्बुश इन राफा, कन्फ्रंटेशंस इन जबालिया। राफा में भी हमास मौजूद है, जबालिया के अंदर भी हमास मौजूद है, पूरी तरह से फाइट कर रही है। अब नाज़रीन, आखिर में ईरान के हवाले से 3 बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ईरान बहुत जबरदस्त हिकमत अमली के साथ आगे चल रहा है। एक तो नाज़रीन, चाइना की जो एंटी ड्रोन लेजर है वो ईरान पहुंचा दी गई है। ये लो अल्टीट्यूड के ऊपर जो उड़ते हुए ड्रोन्स हैं, फ्लाई करते हुए, उनको गिराने के लिए इस्तेमाल करती है, यानी लो अल्टीट्यूड के ऊपर। तो उसके लिए चाइना ने अपनी ये स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है ये इस वक्त ईरान के हवाले कर दिया। तो चाइना बहुत खुलकर नहीं है, लेकिन बैक एंड के ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त इंगेजमेंट इन मुल्कों की आपस में हो रही है। और चाइना ये समझता है कि ईरान की मुकम्मल हिमायत उसका अपना कौमी मफाद है। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ हिट होती हैं, गैस फैसिलिटीज़ हिट होती हैं, तो ईरान के इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो सबसे बड़ा बायर है वो चाइना है। 90% ईरान की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना खरीदता है। तो बराह रास्त धचका चाइना को लगेगा, उसके इंडस्ट्री को लगेगा। तो ईरान के साथ खड़े होना उसका अपना कौमी मफाद है। तो बहुत कुछ हो रहा है पसे पर्दा, यानी फुल लेवल के ऊपर ना कोऑपरेशन जारी है। दूसरी नाज़रीन खबर यह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त जॉर्डन, इजिप्ट और टर्की का दौरा करने जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त अलाइंस है जो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। ईरान ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ, ईरान हर किसी को अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है। ईरान इस बात को यकीनी बना रहा है कि ये जो बड़ी जंग छिड़ने जा रही है इसमें तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएं और उनकी आर्मीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली वो ईरान के साथ खड़े हों, नैरेटिव वो ईरान के साथ खड़े हों और इजराइल के साथ खड़े ना हो। जैसे कि अरब जो हैं वो इजराइल के साथ ब्लॉक बना चुके थे ईरान के खिलाफ। अभी आप देखिए ये जा रहे हैं जनाब जॉर्डन, इजिप्ट और टर्की, लेकिन इससे पहले देखिए वो कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले वो लेबनान गए, बेरूत में उतरे, फिर शाम गए, इसके अलावा उन्होंने फिर इराक का दौरा किया, फिर वो सऊदी अरब गए। अभी कल उन्होंने ओमान का दौरा किया, जहाँ पर यमन के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ भी ओमान के अंदर ही मुलाकात हुई। तो इन तमाम ममालिक का दौरा हो गया। अब वो जॉर्डन जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं और टर्की जा रहे हैं, यानी पूरा मिडिल ईस्ट कवर हो गया। कोई एक मुल्क नहीं बचा है जहाँ पर इस सिवाय बहरीन वगैरह को छोड़कर। वो बहरीन तो है ही, मतलब समझ लेके सऊदी अरब भी उसको चलाता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी। तो तमाम मिडिल ईस्ट के ममालिक का ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दौरा कर रहे हैं और पीछे मकसद यही है। देखिए मैंने आपको बताया पॉलिटिकली जितनी पावर इस पॉलिटिकल के अंदर है, इंगेजमेंट के अंदर है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो देखें पूरा वेस्ट ईरान को विलन कहता है। ईरान अकेला इस महाज के ऊपर लड़ रहा है कि वो विलन नहीं है, वो अमन पसंद है। तो अगर वो इन ममालिक के साथ भी इंगेजमेंट नहीं करेगा, मिडिल ईस्ट के इन ममालिक के साथ, ईरान इकलौता इस महाज के ऊपर नहीं लड़ सकता। ये आर्मीज बुलाने की बात नहीं हो रही है, ये लेजिटिमेसी की बात हो रही है, ये डिप्लोमेसी और जिसको कहते हैं ना कि आपस में एक बयानी के ऊपर खड़े होने की बात हो रही है, सच के साथ खड़े होने की बात हो रही है। इस नैरेटिव के महाज पर ईरान इकलौता नहीं लड़ सकता जब पूरी मगरब की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है और पूरी मगरब की गवर्नमेंट्स वो हाथ धोकर ईरान के पीछे पड़ गई हैं। कभी बाइडन कहता है कि ये ट्रंप को मरवाने में ईरान का किरदार है, कभी वो कहता है हमारे फौजियों को ईरान ने निशाना बनाया तो ईरान पर जंग छेड़ दें। कितना मुश्किल वक्त है जिससे ईरान गुजर रहा है, ठीक है ना। हाथ धोकर ये तमाम ताकतें ईरान के पीछे पड़ गई हैं। तो ईरान बहुत ज़रूरी है, ये बहुत समझदारी है कि ईरान इन तमाम मुल्कों के साथ इंगेजमेंट करे। मिस्र से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, सऊदी अरब से नहीं थे, जॉर्डन के साथ नहीं थे, अब सब के साथ जो है वो रिवाइवल हो रहा है। इसी दरमियान ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के साथ बात की है। ज़बरदस्त हिकमत अमली जिसमें यूनाइटेड नेशन को इंगेज किया जा रहा है। ईरान ने जो पिछला हमला अभी किया है 1 अक्टूबर को, यूनाइटेड नेशन ने उसको कंडेम नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ईरान ने नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन कंडेम नहीं कर रहा ईरान को। क्यों नहीं कर रहा? यही इंगेजमेंट है जिसमें वो अपनी एक एक एक्शन के ऊपर, अपनी एक एक मामले के ऊपर यूनाइटेड नेशन को राब्ते में रखते हैं, उसको एतमाद में लेकर रखते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इजराइल ये एग्रेशन दिखा रहा है, हमारी ये मजबूरी है, हमने ये अटैक करना है। तो ये ज़बरदस्त हिकमत अमली है। और इजराइल को बहुत तकलीफ हुई कि यूनाइटेड नेशन ने कंडेम नहीं किया, इसलिए उन्होंने जनरल सेक्रेटरी को पर्सोना नॉन ग्राटा कहा। तो आप आखिरी लाइन ये है कि ये महाज, ये मैदान तो इजराइल का था जहां पर वो मुकम्मल तौर पर काबिज थे, लेकिन ईरान ने वो महाज जाकर संभाल लिया, उस मैदान को अब ईरान ने कंट्रोल कर लिया, तो वहां से मार भगाया उसने इजराइल को। तो ये कई डायमेंशंस की जंगें हैं, एक जंग के अंदर कई डायमेंशंस हैं,
ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.